हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 और 16 मार्च के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को। आपके आने वाले एग्जाम्स में 15 और 16 मार्च के करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी वो आपको अच्छे से नोट करके याद कर लेना है। और क्वेश्चन से रिलेटेड बच्चों जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप उनको भी अच्छे से नोट करके याद कर लेना। और क्या करना है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि आपको वीडियोस जो भी आपको क्लासेस हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में कौन से नंबर के बाफ्टा पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो बाफ्टा पुरस्कार दिए गए हैं वो कौन से नंबर के इस साल दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 74वें, 75वें, 76वें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 75वें। तो बाफ्टा पुरस्कार बच्चों जो इस साल दिए गए हैं वो कौन से नंबर के थे आपके, 75 नंबर के, 75वें नंबर के, ठीक है। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, बाफ्टा जो पुरस्कार है इसका मतलब क्या है, ये आपका बाफ्टा जो है इसका मतलब क्या होता है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ठीक है। ये ब्रिटिश एकेडमी है जिसकी तरफ से ये पुरस्कार दिए जाते हैं और ये फिल्म और टेलीविजन की फील्ड में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। क्लियर है बच्चों। और इस बार ये जो पुरस्कार समारोह है, ये बच्चों ये पुरस्कार समारोह लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित किए गए थे, ठीक है। जो आपका ये पुरस्कार समारोह है इस बार कहाँ पे, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित किए गए थे। और लंदन ये बच्चों कहाँ पर आता है आपका, ब्रिटेन में, ब्रिटेन की राजधानी है। और ये जो पुरस्कार है ये भी आपके ब्रिटेन देश की ओर से दिए जाते हैं, तो इसीलिए ये पुरस्कार समारोह भी आपका ब्रिटेन के शहर लंदन में आयोजित किए गए थे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है। तो हमें बताना है कि किस राज्य सरकार ने माई ईवी पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि किससे संबंधित है, ई ऑटो, ठीक है। ई ऑटो का मतलब होता है जो ई रिक्शा होते हैं उनके लिए, तो उनके पंजीकरण और खरीद के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, माई ईवी, जो कि किस राज्य सरकार ने किया है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, बिहार, केरल या फिर पुडुचेरी। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है आपने इमेज में देख लिया होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी कि दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया है, ई ऑटो खरीदने के लिए माई ईवी नामक पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। यहाँ पर इमेज में देखिए लिखा भी है, माई ईवी पोर्टल किसने शुरू किया है, दिल्ली सरकार ने, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए दिल्ली की बात आई है, तो दिल्ली ये क्या है आपका, एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। और तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, उनका नाम क्या है, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों, वहां पे राज्यपाल का पद नहीं होता है, वहां या तो उपराज्यपाल होते हैं या फिर एक और जो पद होता है वो प्रशासक के नाम से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्यपाल के स्थान पर या तो प्रशासक होता है या फिर उपराज्यपाल होता है। तो दिल्ली में आपके वर्तमान में कौन है, उपराज्यपाल है, वो कौन है, अनिल बैजल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिल्ली के जो प्रेजेंट टाइम पे उपराज्यपाल है इनका नाम क्या है, अनिल बैजल। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ग्वालियर, दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम जिसको हम गुड़गांव भी कहते हैं। और बच्चों ये आपका हरियाणा राज्य में आता है, दिल्ली से लगा हुआ है गुरुग्राम, तो ये आपका किस राज्य में आता है, हरियाणा राज्य में, ठीक है। तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, पीस का मतलब क्या होता है, शांति, यानी कि विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई, तो आपका आंसर क्या है, गुरुग्राम। क्लियर है। आइए और व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यह केंद्र अहिंसा विश्व भारती संगठन के द्वारा स्थापित किया जाएगा, ठीक है। एक संगठन है जिसका नाम क्या है, अहिंसा
विश्व भारती संगठन, ठीक है। तो इस संगठन के द्वारा ये केंद्र स्थापित किया जाएगा। विश्व शांति केंद्र विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए काम करेगा। यानी कि ये जो सेंटर स्थापित किया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों इसको स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो पर्पस है वो क्या है बच्चों, विश्व में क्या करना है, शांति बनाना है और सद्भाव। सद्भाव का मतलब होता है सभी के लिए अच्छी भावना, ठीक है। सद्भाव का मतलब क्या होता है, सभी के लिए अच्छी भावना लोगों के मन में जागरूक करना है। तो ये इस केंद्र का जो स्थापित करने का क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाएगा कि विश्व में शांति बनाए रखें और सद्भाव की भावना लाएं अपने अंदर, ठीक है। तो ये इसके व्याख्या हो गई। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 बिलियन का ऋण दिया है? तो हमें बताना है कि जो $1 बिलियन का ऋण दिया है वो भारत ने अभी हाल ही में किस अपने पड़ोसी देश को दिया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। तो आप यहाँ पर बच्चों देख पा रहे हैं इमेज में, यहाँ पे देखिए तिरंगा है और दूसरी ओर दूसरे देश का झंडा है। तो ये जो झंडा है ये किस देश का है आपका, श्रीलंका का। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है, श्रीलंका रिसीव्स $1 बिलियन, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, श्रीलंका को दिया है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका को भारत ने क्या किया है, $1 बिलियन का अभी हाल ही में ऋण दिया है। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, श्रीलंका के लिए भोजन, आवश्यक उत्पादों और दवाओं के आयात में सहायता के लिए भारत ने $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है, ठीक है। यानी कि $1 बिलियन की भारत ने क्या की है, श्रीलंका को सहायता प्रदान की है। और श्रीलंका वैसे भी अभी प्रेजेंट टाइम में आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, तो इसीलिए भारत ने इसको $1 बिलियन का क्या दिया है, ऋण प्रदान किया है, ठीक है। जो कि किसके लिए है, भोजन, आवश्यक उत्पादों यानी कि जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, और दवाइयों के आयात के लिए। तो यहाँ पर आयात है, ये आप आयात कर लेना, ठीक है। तो इन चीजों के लिए भारत ने क्या किया है, श्रीलंका को $1 बिलियन का ऋण जारी किया है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे श्रीलंका कंट्री की बात आई है, तो श्रीलंका आपका ये आपका किस महाद्वीप में आएगा? तो ये आपका सीधी सी बात है, भारत का पड़ोसी देश है, तो एशिया महाद्वीप में आएगा, ठीक है। और भारत से नीचे से बॉर्डर बनाता है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ से नीचे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर स्थित है श्रीलंका, हिंद महासागर में, ठीक है। तो इसकी जो राजधानी है बच्चों वो क्या है, श्री जयवर्धने पुराकोटे। और श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है इनका नाम क्या है, महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं बच्चों इनका नाम क्या है, गोतबाया राजपक्षे, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये दोनों जो है, महिंदा राजपक्षे और गोतबाया राजपक्षे, ये दोनों आपस में कौन है, भाई भाई है, ठीक है। ये दोनों भाई भाई हैं। और जो महिंदा राजपक्षे हैं ये बड़े भाई हैं, गोतबाया छोटे भाई हैं, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री के पद पर है वो बड़े भाई हैं, ठीक है। यहाँ पर उल्टा है, जबकि राष्ट्रपति का पद बड़ा होता है और गोतबाया राजपक्षे ये छोटे हैं, लेकिन इनको ये बड़ा पद दिया गया है राष्ट्रपति का, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रुपिया बांदा का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो हमें बताना है कि जो रुपिया बांदा है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, गाम्बिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जाम्बिया। तो जाम्बिया जो कंट्री है इस देश के ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनका नाम क्या है, रुपिया बांदा। और आप इनको इमेज में देख पा रहे हैं, ये कौन है, रुपिया बांदा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पर देखिए जाम्बिया कंट्री की बात आई है, तो जाम्बिया कंट्री, इसकी राजधानी क्या है, लुसाका। और आपको बता दूं कि जो जाम्बिया है बच्चों ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। ये आपका जो देश है ये कौन से महाद्वीप में आता है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। और जाम्बिया की जो मुद्रा है यानी कि करेंसी, वो क्या चलती है वहां पे, उसका नाम है क्वाचा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट समझो, ये पूछे जाते हैं सारे एग्जाम में, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है राजधानियों और मुद्रा जो करेंसी है उससे रिलेटेड। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। और इनका याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वहां पे अलग अलग कंट्री के नाम आते हैं, तो आप उनको रिलेट करके पढ़ा कीजिए, तो उससे आपको चीजें ज्यादा समय के लिए याद रह पाती हैं। अगर आप एक साथ राजधानी याद करने बैठोगे तो आपको बहुत मुश्किल से याद हो पाती है, ठीक है, और उसमें भूलने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं।
और जब आप इनको लिख लोगे तो जब आप इसको रिवीजन करोगे तो आपको जब बार बार उस पर नजर पड़ेगी तो आपको चीजें ज्यादा समय के लिए याद हो पाएंगी और चीजों का रिवीजन भी जल्दी से जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। आप हमेशा जो भी आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बताए जाते हैं, जिस भी चीज की आपके जो जैसे कोई भी चीज आ रही है, किसी का भी नाम आता है, तो आप उससे रिलेटेड फैक्ट्स को जरूर देखा कीजिए जिससे उसके क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन से दो देश हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरे हैं? यानी कि हमें बताना है कि जो सिप्री ने रिपोर्ट जारी की है इसके अनुसार, और ये कौन सी साल की रिपोर्ट है? 2021 की। तो 2021 की रिपोर्ट में वो दो देशों के नाम बताने हैं जिन्होंने हथियारों का जो आयात है यानी कि अपने देश में सबसे ज्यादा आयात किया यानी कि मंगाए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है वो दो देश कौन से हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, रूस, फ्रांस, भारत, अमेरिका, भारत और सऊदी अरब, और मिस्र या चीन, मिस्र व चीन। ठीक है, तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और सऊदी अरब। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो हथियारों का आयात है वो किन देशों ने किया है? भारत और सऊदी अरब ने। और दोनों का जो परसेंटेज है वो लगभग समान है, 11%। ठीक है, हथियारों का जो कुल आयात हुआ है उसमें 11% भारत और 11% सऊदी अरब। ठीक है, अकेले दोनों देशों ने मिलकर हथियारों का आयात किया है। तो इस तरीके से ये दोनों ही देश सबसे बड़े हथियारों के आयातक के रूप में उभरे हैं। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसने, जो रिपोर्ट है इसका नाम क्या है? सिप्री। ठीक है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? हथियारों की सिप्री। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों जो सिप्री वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है सिप्री का, क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर है? अब जो इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुल हथियारों के आयात का भारत व सऊदी अरब 11% आयात करता है। यानी कि जो ये तो मैंने अभी आपको बताया भी है कि जो भारत और सऊदी अरब दोनों ने ही 11% हथियारों का आयात अकेले किया है। पूरे देशों, जो भी आपके पूरी दुनिया में देश हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो आयात है वो 11% किसने किया है? भारत ने और सऊदी अरब ने। ठीक है, इसके बाद मिस्र ने 5.7% यानी कि 5.7%। ऑस्ट्रेलिया ने इसी सीरीज में 5.4% हथियारों का आयात किया है। और उसके बाद नंबर आता है चीन का। ठीक है, तो चीन का जो नंबर है वो आपका कौन से नंबर पे आएगा? 5वें नंबर पे। ठीक है, पहले, और बच्चों ये जो रिपोर्ट है इसमें जो पहली रैंक दी गई यानी कि जो पहला नंबर दिया गया है वो भारत को दिया गया है और दूसरे स्थान पर सऊदी अरब को रखा गया। तो पहला और दूसरा जो कंट्री है वो तो आपका भारत और सऊदी अरब हो गया। इसके बाद जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उनमें आपका तीसरे नंबर पे आता है मिस्र, चौथे नंबर पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, और 5वें नंबर पे कौन सा आएगा? आपका चीन। ठीक है, यानी कि हथियारों के आयात के मामले में सबसे ज्यादा जो आपका ये इन कंट्रीज के नाम आए हैं, तो ये आपके टॉप 5 कंट्रीज हैं। ठीक है, जो कि आपके अगले 3 सबसे बड़े आयातक हैं। ठीक है, पहला दूसरा मैंने आपको बता दिया, इसके बाद ये सीरीज से नंबर लिखा हुआ है और इनके परसेंटेज भी दिए गए हैं कि इन्होंने कुल जो हथियारों का आयात हुआ है उनमें भी सबसे ज्यादा, उनमें भी कितना प्रतिशत कौन से देश ने किया है। ठीक है बच्चों, और बच्चों आपको बता दूं कि जो भारत है ये सबसे ज्यादा जो हथियारों का आयात है ये कौन कौन सी कंट्रीज से करता है? तो भारत जो है आपका सबसे ज्यादा आयात करता है रूस से, ठीक है, फ्रांस और यूएसए। ठीक है, भारत जितना भी हथियारों का आयात करता है उनमें टोटल 85% जो आयात है वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 देशों से किया जाता है, रूस से, फ्रांस से और यूएसए से। जिसमें रूस से आपका लगभग 46% जो आयात है हथियारों का वो हुआ है, और फ्रांस से इसमें रहा है 27%। और बच्चों यूएसए से जो आपका हथियारों का आयात हुआ है वो है लगभग आपका 12%। ठीक है, तो ये आप याद रखना, हथियारों का आयात में भारत भी सबसे ज्यादा किन देशों से करता है? रूस, फ्रांस और यूएसए से। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? रूस से। ठीक है, तो रूस से सबसे ज्यादा भारत ने क्या किया है? आयात किया है, जो कि लगभग कितना है? 46%। क्लियर है इतना?
तो ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो हमें जो बताना है कि सबसे युवा राष्ट्रपति बने, इनका नाम क्या है? गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। ये अभी हाल ही में किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चिली, स्पेन, पुर्तगाल और जर्मनी। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिली। चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। और जिन्हें आप इमेज में देख भी पा रहे हैं, ये कौन है? गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, जो कि चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बनने वाले पहले राष्ट्रपति। ठीक है, सबसे युवा राष्ट्रपति बनने वाले क्या है? पहले राष्ट्रपति। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पर जो चिली देश की बात आई है, तो चिली ये आपका किस महाद्वीप में आता है? तो बच्चों ये आपका आता है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि चिली जो है आपका ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपको क्या बताना है? दक्षिण अमेरिका में। तो चिली की जो राजधानी है बच्चों वो क्या है? सैंटियागो है। और जो चिली की मुद्रा यानी कि करेंसी, इसका नाम क्या है? पेसो। ठीक है, चिली में जो करेंसी चलती है इसका नाम क्या है? पेसो। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक किसने जीता है? तो हमें बताना है कि जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अभी हाल ही में रजत पदक हासिल हुआ है, किस भारतीय खिलाड़ी को हुआ है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सानिया मिर्जा, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि लक्ष्य सेन। और आपने अगर इनको देखा होगा तो आप इनमें से इसका आंसर पहले से पहचान भी गए होंगे। तो क्या ये कौन है? लक्ष्य सेन। ठीक है, ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में जर्मन ओपन सुपर 300 जो बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा था, इसमें इनको रजत पदक हासिल हुआ। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए बच्चों, लक्ष्य सेन को थाईलैंड के पुनलावुत विटरसन से हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, यानी कि जो थाईलैंड के बैडमिंटन प्लेयर थे पुनलावुत विटरसन, इनसे इनको हारना पड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए इनको कौन सा जो पदक मिला है वो कौन सा है? रजत पदक। ठीक है, तो ये फाइनल मैच में हारे थे। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है? तो हमें बताना है कि जो अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस है ये किस तारीख को मनाया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च या फिर 15 मार्च। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 मार्च। तो 14 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और आप यहाँ इमेज में देख भी पा रहे हैं, इसमें देखिए लिखा है पाई डे। ठीक है, इसको हम पाई डे के नाम से भी जानते हैं। पाई क्या होता है? मैथ में एक सिंबल है जो कि इस तरीके से बनाया जाता है, आप इसको देख भी पा रहे हैं, इसको हम यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में यूज की जाती है। और अगर इसको डेसिमल में यूज करना होता है तो बच्चों इसको हम 3.14 इसकी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका पाई जो सिंबल है इसी के नाम पर इस दिवस को जानते हैं, यानी कि पाई डे भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आइए और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसे पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। इस साल इसका जो विषय, ठीक है, यानी कि जो इस दिवस का विषय रखा गया है वो क्या है? मैथमेटिक्स यूनिट्स। ठीक है, तो इस साल इसका जो विषय रखा गया है वो क्या है? मैथमेटिक्स यूनिट्स। और देखिए 14 मार्च 2020 को पहला अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था, यानी कि पहली बार ये जो दिवस है ये कब मनाया गया था? 14 मार्च 2020 को। तो इस तरीके से इस बार जो 2022 में ये कौन से नंबर का मनाया गया होगा? 30वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद का आयोजन किया है? तो हमें बताना है कि जो जेंडर संवाद का आयोजन किया गया है वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय।
तो जेंडर संवाद का जो आयोजन है वो किस मंत्रालय ने किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। क्लियर है? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जेंडर संवाद दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है। इसका नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक राष्ट्रीय पहल है। ठीक है, ये जो जेंडर संवाद है इसका आयोजन इसी योजना के अंतर्गत किया गया है। जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण की थीम ये क्या रखी गई है? प्रमोशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू वुमेन्स कलेक्टिव। ठीक है, तो स्पेशली जो इसका जो पर्पस है वो जो किसके लिए शुरू किया गया है जेंडर संवाद? ये महिलाओं के लिए शुरू किया गया। और आप यहाँ पर बच्चों इमेज में देख भी पा रहे हैं 1/3 ऑफ DDU GKY। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ट्रेनीज आर वुमेन। ठीक है, ये स्पेशली किसके लिए? महिलाओं के लिए। और जो जेंडर संवाद है बच्चों, इसमें जो सब्जेक्ट है इसका जो नाम रखा गया है ये क्या है? नए भारत की नारी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है इसमें जो इसका जो थीम रखी गई है जेंडर संवाद की वो क्या है? नए भारत की नारी। क्लियर है? तो ये आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु दर में कौन सा राज्य शीर्ष आया है? तो हमें बताना है कि जो मातृ मृत्यु दर का मतलब क्या है? यानी कि जब जो आपकी डिलीवरी होती है महिलाओं की, तो उसमें जो महिलाओं की डेथ हो जाती है, ठीक है, उस रेट के अनुसार हमें बताना है। इसमें जो राज्य शीर्ष पर है, शीर्ष का मतलब यहाँ पर क्या है? यानी कि जिस राज्य में सबसे कम महिलाओं की डेथ हुई है, यहाँ पर उल्टा हमें बताना है जहां पर सबसे कम महिलाओं की डेथ हुई है। कब? प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि डिलीवरी के दौरान। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरियाणा, कर्नाटक, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका केरल। ठीक है, केरल राज्य में सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर को सबसे कम आंका गया है। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। केरल राज्य में सबसे कम MMR का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, यानी कि मातृ मृत्यु दर। तो इसमें क्या है? 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर पर दर्ज किया गया। ठीक है, इसकी जो संख्या थी पहले 42 थी, यानी कि जो पिछली रिपोर्ट आई थी इसमें इसकी संख्या कितनी थी? 42, यानी कि प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर पे 42 महिलाओं की मृत्यु हो रही थी। और अब ये रेट है और भी कम हो चुका है। ये कितना हो चुका है? 42 से घट करके कितना हो गया है? 30। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी हो गई है? 30। तो ये आप याद रख लेना, प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर पर जो केरल में मातृ मृत्यु दर है वो कितनी रह गई? 30 रह गई। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो हमें बताना है कि जो देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जा रहा है ये किस शहर में बनाया जा रहा है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद या फिर दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर A, यानी कि बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु में देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है। क्लियर है? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, यह भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी कि IISc। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? IISc, जो कि आपका कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु शहर ये बच्चों आपका कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक जो राज्य है भारत का, और ये कर्नाटक राज्य की राजधानी भी है बेंगलुरु। ठीक है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा प्रमोट किया जाता है। यानी कि जो आपका पार्क बनाया जा रहा है ये IISc की एक क्या है? गैर लाभकारी फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा।
ये जो 4 राज्य आए हैं बच्चों, इन चारों ही राज्य में अभी क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। तो इनमें जो भगवंत मान है, ये किस राज्य के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब। ठीक है, पंजाब राज्य में भगवंत मान ने क्या किया है, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और आप इन इमेज में देख भी पा रहे हैं, ये कौन है, भगवंत मान। ठीक है, ये कौन है, अब ये पंजाब राज्य के सीएम चुन लिए गए। ठीक है, और पंजाब में बच्चों जो सरकार बनी है वो किस पार्टी की बनी है? तो आपका आंसर है आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी, यानी कि जो अभी दिल्ली में मौजूद है अरविंद केजरीवाल, इनकी ये पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को ही जीत हासिल हुई है पंजाब राज्य में। तो भगवंत मान किस पार्टी की ओर से है, आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, और बाकी के जो 4 राज्य, जो 3 राज्य दिए गए हैं, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, और इन 3 राज्यों के अलावा एक और आपका राज्य है यूपी। ठीक है, तो इन चारों ही राज्यों में जो सरकार बनी है, यानी कि जो जीत हुई है, वो कौन सी पार्टी की हुई है, बीजेपी की। ठीक है, तो बीजेपी पार्टी की हुई है। और इन चारों ही राज्यों में, यानी कि टोटल 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। तो 5 राज्यों में से जो 4 राज्य हैं, 5 राज्यों में से 4 राज्य में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की। और जो एक आपका बचता है कौन सा, पंजाब, पंजाब में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन सी पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के। ठीक है, तो वहां पे किसकी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रख लेना। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, भगवंत मान ने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, यानी कि पंजाब राज्य के अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनमें से ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, 18वें नंबर के। ठीक है, तो ये आप याद रखना, 18वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं ये पंजाब के संगरूर जिले से सांसद थे। ठीक है, ये क्या थे, संगरूर जिले से सांसद थे। ठीक है, 2 बार सांसद रह चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में भी ये जो पंजाब राज्य का एक शहर है, जिला है सॉरी, संगरूर, वहां से ये सांसद थे। तो इन्होंने वहां से इस्तीफा दिया है और मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है। भगवंत मान ने पंजाब की धूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। कि ये जो अभी हाल ही में जैसे चुनाव होते हैं, तो कौन से मुख्यमंत्री ने कहां से चुनाव लड़ा था, इनके लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्ट। तो आप ये याद रखना, जो संगरूर जिला है इसी के पास एक जगह पड़ती है धूरी। ठीक है, जो कि क्या है, एक विधानसभा सीट है पंजाब में। तो धूरी नाम की विधानसभा सीट से भगवंत मान ने क्या किया था, चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो हमें बताना है कि जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसको हम नेशनल वैक्सीन डे भी कहते हैं, तो ये अभी हाल ही में किस तारीख में मनाया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 16 मार्च, 15 मार्च, 14 मार्च, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 मार्च को। 16 मार्च को हर साल क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यह दिवस पहली बार 1995 में मनाया गया था। और इस वर्ष इस दिवस की जो थीम है वो क्या रखी गई है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ऑल किस लिए, यानी कि सभी के लिए वैक्सीन जरूरी है। और कौन सी वैक्सीन की बच्चों यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि प्रेजेंट में जो महामारी फैली हुई है उसका नाम क्या है, कोरोना। तो जो कोविड के लिए वैक्सीन जो अलग अलग आई है, ठीक है, जिसमें आपका भारत में सबसे ज्यादा जो लगाई जा रही है उसको वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। ठीक है, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो वैक्सीन है सभी के लिए लगवाना जरूरी है। तो इसी के लिए इस दिवस की जो थीम है वो क्या रखी गई है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। क्लियर है इतना, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, आज के जो हमारा लेक्चर है इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, हाल ही में मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हमें राज्य का नाम बताना है जो कि मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका उड़ीसा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य इस जो आपका मिशन इंद्रधनुष में 90.5% कवरेज में क्या रहा है, शीर्ष स्थान इसने हासिल किया। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, उड़ीसा राज्य में स्थान हासिल किया है। तो उड़ीसा राज्य जो है इसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक है।
और उड़ीसा के जो प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल हैं, इनका नाम क्या है बच्चों? गणेशी लाल। ठीक है, तो उड़ीसा के जो गवर्नर है इनका नाम क्या है? गणेशी लाल। क्लियर है? तो बच्चों ये थे हमारे आज के लेक्चर के टॉप 15 क्वेश्चन। आशा करती हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपको क्या करना है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्या करना है, आपको शेयर करना है। ठीक है, और क्लास आपको आज की कैसी लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है बस। ठीक है, और जो बेल आइकन है इसको इस तरीके से ऑन जरूर कर लेना, ताकि जो भी आपको क्लासेस हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो भी क्लासेस है बच्चों वो आपको पता है कि सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई भी पेड क्लासेस हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। और स्पेशली जो बैचेस चल रहे हैं वो कौन से हैं आपके? यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस। ठीक है, स्पेशली अभी इन्हीं के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, घर बैठे तैयारी करनी है। ठीक है, घर बैठे तैयारी कौन नहीं करना चाहता है, और वो भी फ्री में आपको हम पूरी क्लासेस आपको दे रहे हैं अच्छी से अच्छी। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, ताकि जो भी बच्चे नहीं कर पाते, जैसे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो भी अच्छे से पढ़ पाए अपने घर पे रह करके। तो ज्यादा से ज्यादा आप हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब कराइएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।